रक्तदान केवल रक्त नहीं, जीवन का दान है। आपके कुछ बूंद किसी के जीवन की डोर बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 27 जून के करंट अफेयर को, जहां पर कि ग्वाडेलुपे वुमेन में नई ब्लड टाइप ग्वादा निगेटिव की खोज की गई है। आपको बता दें कि नई ब्लड ग्रुप सिस्टम फ्रेंच साइंटिस्ट ने ग्वाडेलुपे की एक महिला में ग्वादा निगेटिव नामक नई ब्लड टाइप की खोज की। इसे अब 48वीं ऑफिशियल ब्लड ग्रुप सिस्टम के रूप में मान्यता दी गई है। यह ब्लड ग्रुप टाइप PIGZ जीन म्यूटेशन से जुड़ी है, जो दोनों माता पिता से प्राप्त हुआ है। महिला ही इस सिस्टम की एकमात्र ज्ञात वाहक है, यानी कि कैरियर है। आपको बता दें कि रेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा के बारे में बताएं तो रेयर ब्लड टाइप्स के लिए गलत ट्रांसफ्यूजन से इम्यून रिएक्शंस का खतरा बढ़ता है। नई डिस्कवरी रेयर केसेस में बेहतर कैपेबिलिटी सुनिश्चित करेगी। वहीं प्रत्येक नई ब्लड सिस्टम मानव डाइवर्सिटी और जेनेटिक्स की समझ बढ़ाती है। वहीं इसके डोनर स्क्रीनिंग में भी मदद मिलेगी। ग्वाडेलुप और समान एंसेस्टर पॉपुलेशन में अब रेयर डोनर को बेहतर ढंग से स्क्रीन किया जाएगा। आपको बता दें कुछ टाइमलाइन और घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि पहली बार इसमें 2011 में एंटीबॉडी पाया गया, वहीं 2019 में DNA एनालिसिस से इसकी पुष्टि की गई। आपको बता दें कि ग्वादा निगेटिव है क्या, तो इस ब्लड टाइप में PIGZ जीन की म्यूटेशन के कारण सरफेस एंटीजन बदल गए हैं। महिला की खून किसी और से कंपेटेबल नहीं है, यहाँ तक कि रेयर ब्लड सिस्टम से भी नहीं। आपको बता दें कि रेयर डिजीज और पब्लिक हेल्थ से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसका योगदान से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है केवल ये टेबल, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको काफी मदद करेगा। तो ये था आपका पहला करंट अफेयर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर आपको बता दूं कि क्रश्ड स्टोन यानी कि इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग कैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं इस करंट अफेयर के बारे में। इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग यानी ERW चट्टान खनिजों जैसे कि बसाल्ट या पॉलीविन को हीन पीसकर खेतों, घास बगानों या तटीय क्षेत्रों में छिड़का जाता है। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय CO2 को बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट में बदलकर अस्थायी रूप से बंद करने में मदद करती है। वहीं इसके कार्य प्रणाली को देखें तो यह बारिश में पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ कार्बोनिक एसिड पिसे हुए खनिज से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे बाइकार्बोनेट बन जाता है। यह मिट्टी या पानी से समुद्र में पहुंचकर सल्फिएट टेटिटोल लाइमस्टोन के रूप में जमा हो जाता है। वर्षा द्वारा मौसमीय रसायन कार्यशीलता तेजी होती है, मिट्टी का pH सुधरता है, फसलों में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अगर इसके अध्ययन और उपलब्ध आंकड़े को देखें तो कॉर्न बेल्ट USA में प्रति हेक्टेयर 3 से 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष सुरक्षित हुआ। वहीं मकई और सोयाबीन की पैदावार में 12 से 16% की वृद्धि हुई। कैलिफोर्निया के सूखे क्षेत्रों में देखें तो सूखे माहौल में भी प्रति हेक्टेयर 0.15 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष यह कार्बन छटनी में योगदान कर सकता है। प्रति वर्ष कुछ बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्षमता सुझाई गई है। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, भारत, US जैसे क्षेत्रों में मापन और कुशलता में अंतर देखा गया है। अगर इसके लाभ को देखें तो मिट्टी सुधार होगा, यानी pH क्षमता, जल धारण क्षमता, पोषण में सुधार होगा, फसल की पैदावार और पौष्टिकता में वृद्धि रिपोर्ट की गई। साथ ही साथ कुछ अध्ययनों में नाइट्राइड ऑक्साइड के उत्सर्जन पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया। लेकिन साथ ही साथ इसकी काफी चुनौतियां भी हैं, जिसमें इसके मापन में काफी कठिनाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वास्तविक सिक्वेस्ट्रेशन को सटीक आंकना मुश्किल है। खनिज से एकत्रित कीटायन प्राकृतिक अम्ल क्रिया से भी निकल सकते हैं। वहीं इसमें ऊर्जा और लागत भी काफी ज्यादा है। खनन, पीसने और ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा लागत लगभग 100 से $150 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड लग जाता है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर आयात मात्रा विशाल यथा जरूरत होती है, कृषि भूमि को सजाना, खननों के पर्यावरणीय प्रभाव और मापनीयता सुनिश्चित करना होता है। विभिन्न भूमियों में अलग प्रतिक्रियाएं, कुछ ट्रॉपिकल सॉइल में अपेक्षित लाभ इससे नहीं मिला। आपको बता दें कि पर्यावरण नीतियां, स्थिर कृषि, जमीन हवन और जलवायु परिवर्तन रणनीति से आपसे इसमें सवाल पूछा जा सकता है। अगर इसके निष्कर्ष को देखें तो ERW यानी इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग एक प्रभावशाली, बहुलाभकारी लेकिन चुनौतियों से भरा रणनीतिक समाधान है, जो जलवायु संकट और कृषि विकास दोनों में योगदान दे सकता है। इसके व्यापक उपयोग के लिए तकनीकी, आर्थिक और नीति समर्थन अति आवश्यक है। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
ने 5% अपना रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नाटो के सदस्य देशों ने हर साल 5% रक्षा खर्च बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम सामूहिक रक्षा को मजबूत करने और नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि इसके पीछे का उद्देश्य है नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा को सुदृढ़ करना है। वहीं नई तकनीकों, साइबर सुरक्षा और स्पेस ऑपरेशन में निवेश करना, रूस और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयारी करना भी इसका मुख्य उद्देश्य में से एक है। वहीं 2014 में तय किए गए रक्षा बजट के 2% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं नाटो। आइए जानते हैं कि अब इसके खर्च बढ़ने के क्या प्रभाव होंगे। तो पहला प्रभाव में भू राजनीतिक प्रभाव होगा, जिसमें रूस के आक्रामक रवैये के जवाब में ये नाटो की तैयारी है। चीन और अन्य प्रतिद्वंदियों को संकेत कि नाटो मजबूत और एकजुट है। वहीं यूरोप द्वारा रक्षा में योगदान बढ़ाने में से अमेरिका यूरोप संबंधों में मजबूती आएगी। वहीं अगर इसके राजनीतिक प्रभाव को देखें तो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक वेपन जैसी तकनीकों में निवेश होगा। साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और जलवायु से जुड़े सुरक्षा मुद्दों में भी निवेश की उम्मीद है। साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव को देखें तो बढ़ते खर्च से रक्षा और तकनीक क्षेत्र को लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य देशों के लिए भी एक चुनौती बनेगी। यह कदम सामूहिक रक्षा में नाटो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संगठन की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। वहीं अगर इसके आलोचना की बात करें तो कुछ सदस्य देशों के लिए खर्च बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। आलोचक मानते हैं कि यह कदम विरोधियों को अपनी सैन्य बजट बढ़ाने के लिए उकसा सकता है। रक्षा खर्च बढ़ाने से अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ सकता है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो नाटो पर भारत की तटस्थ स्थिति है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके निर्णयों को भू राजनीतिक नजरिए से बारीकी से देखता है। इंडो पैसिफिक पर नाटो का ध्यान भारत की क्वाड में भूमिका के लिए पूरक हो सकता है। नाटो का बढ़ता सैन्य खर्च वैश्विक हथियार व्यापार को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत के रक्षा निर्यात को लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके एग्जाम में नाटो की बदलती भूमिका और इसके वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव को समझना आपसे सवाल पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। वहीं नाटो के फैसले का भारत के क्षेत्रीय और वैश्विक हितों पर प्रभाव, आपके भारत के राजनीतिक हित से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं भू राजनीतिक और सुरक्षा पहलू पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नाटो के बारे में पढ़ने फिर से कि नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसनेशनल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 32 मेंबर स्टेट हैं। आपको याद रखना है 32 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें कि 30 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है। वहीं इसका फाउंडेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था वाशिंगटन डीसी में। तो ये थे आपके करंट अफेयर से बनने वाले सवाल। कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा दवा लेने के बाद वॉक जरूर करना। मैंने दवा लेने के लिए दुकान तक चलकर सोचा बस आज की एक्सरसाइज हो गई। आइए बढ़ते हैं कुछ इसी तरह के जोक्स के साथ। आपको इस करंट अफेयर को बताना चाहता था। तो नॉर्डिस्क का वेगोवेबी वजन घटाने वाली दवा भारत में लॉन्च हो गया है। आपको बता दें इसकी 3 डोजेज हैं, 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg डोज है। यानी 17,345 रुपया प्रति महीना, यानी हर हफ्ते के इंजेक्शन की कीमत है 4,336 रुपये। वहीं अगर 1.7 mg डोज की बात करें तो इसका प्रति महीना खर्च आपको बैठेगा 24,280। वहीं 2.4 mg डोज की बात करें तो 26,015 रुपया प्रति महीना आएगा। यह दवा पेन फॉर्मेट में आती है, जिससे इसे लगाना आसान है। आपको बता दें कि इन्हें इसकी जरूरत किन्हें है तो वेगोवी उन वयस्कों के लिए है जो BMI 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा या उसके बराबर है, यानी जो मोटापे के शिकार हैं। वहीं BMI जिसका 27 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के साथ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज, उनके लिए भी ये दवा है। बता दें आपको कि यह काम कैसे करती है। तो यह GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो भूख को कम करती है, पाचन धीमी करती है, पेट भरा हुआ महसूस कराती है और इंसुलिन सेंसिटिव सुधारती है। अगर इसके मुख्य फायदे को देखें तो वजन घटाने में ये असरदार है। औसतन 15% वजन घटाता है। हर 3 में से 1 व्यक्ति 20% से ज्यादा वजन घटा सकता है।
वहीं दिल से जुड़ी बीमारियां यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को 20% तक कम करती है। प्री फील्ड पेन सप्ताह में 1 बार इंजेक्शन लेना है। आपको बता दें कि भारत में मोटापा और इसका असर ये है कि भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और इसकी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वेगोवी जैसी दवाएं मोटापे से लड़ने और जीवन शैली में सुधार लाने में मददगार हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ इसकी चुनौतियों और भविष्य की बात करें तो वर्तमान में यह दवा केवल प्रीमियम सेगमेंट के लिए उपलब्ध है। 2026 में पेटेंट खत्म होने के बाद जनरल वर्जन की कीमत 60 से 90% तक कम हो सकती है। इसे केवल डॉक्टर की सलाह और लाइफस्टाइल बदलाव के साथ ही उपयोग किया जा सकता है। वेगोवी भारत में वजन घटाने की दवाओं के लिए एक बड़ा कदम है। यह मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। हालांकि इसकी कीमत और डॉक्टर की निगरानी की जरूरत इसे अभी सीमित रखती है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मोटापा कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्सरसाइज का सहारा लेंगे। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर कि सी ट्रॉपिकलिस इन्फेक्शन और कृषि फंगिसाइड्स न्यूज में है। आपको बता दें कि कैंडिडा ट्रॉपिकलिस एक ईस्ट है जो खास तौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर इन्फेक्शन का कारण बनती है। एंटीफंगल दवाओं, खासकर एजोल्स के प्रति बढ़ता रेजिस्टेंस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि टेबुकोनाजोल एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कृषि फंगिसाइड यानी सी ट्रॉपिकलिस में रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है। टीबीजेड के संपर्क में आने से ईस्ट में जेनेटिक बदलाव होते हैं, जिससे यह एजोल दवा जैसे कि फ्लूकोनाजोल के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। कृषि में पाए गए रेजिस्टेंट स्ट्रेन जैसे फलों पर और इंसानों में इन्फेक्शन करने वाले स्ट्रेन एक जैसे हैं। यह दर्शाता है कि कृषि प्रथाएं सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। एजोल्स जैसे कि फ्लूकोनाजोल के प्रति रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है, कुछ क्षेत्रों में 30% से अधिक है। इंसानों में इलाज मुश्किल हो रहा है और बिना इलाज की मृत्यु दर 60% तक हो सकती है। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रभाव इस पर देखें तो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह एक गंभीर खतरा है। रेजिस्टेंस के कारण इलाज के विकल्प सीमित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बोझ बढ़ रहा है। टीबीजेड जैसी फंगिसाइड का उपयोग रेजिस्टेंट स्ट्रेन को बढ़ावा दे रहा है। फलों और फसलों पर मौजूद रेजिस्टेंट स्ट्रेन इंसानों तक पहुंच सकते हैं। पर्यावरण पर भी इसका काफी प्रभाव है। एजोल्स का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे रेजिस्टेंट पैथोजेंस फैल रहे हैं। वहीं अब आवश्यक कदम की जरूरत है। कृषि में टीबीजेड जैसी एजोल फंगिसाइड का उपयोग कम करना होगा या फिर पूरी तरह से इसे प्रतिबंध करना होगा। खेती में सुरक्षित विकल्पों को भी बढ़ावा देना होगा। वन हेल्थ यानी दृष्टिकोण अपनाकर फंगल रेजिस्टेंस की निगरानी करना होगा। नई एंटी फंगल दवाओं के विकास में निवेश करना होगा। साथ ही फलों और सब्जियों को ठीक से धोने के लिए प्रेरित करना होगा। रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ के संपर्क को कम करने के लिए स्वच्छता को बढ़ावा भी देना काफी जरूरी है। आपको बता दें कि ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी साथ साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य सार्वजनिक प्रशासन से आपसे सवाल बन सकता है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप अपने निजी जीवन में भी अपनाएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर कि एक्सियम 4 मिशन अब चर्चा में है। आपको बता दें कि एक्सियम 4 मिशन क्रू यानी कि क्रू मेंबर्स का नाम आपको याद रखना होगा। पेगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला और साथ ही साथ स्वालोज उजांस्की और टिबोर कापू ने 25 जून 2025 को केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन ग्रेस स्पेस एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया। लॉन्च के 28 घंटे बाद 26 जून 2025 को हार्मोनी मॉड्यूल के जेनिथ पोर्ट के साथ डॉकिंग हुई। डॉकिंग का समय था, आपको बता दें, 6:31 सुबह के समय था, यानी इंडियन टाइम में देखें तो 4 PM हो रहा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आपको बता दें कि पेगी विट्सन USA के रहने वाले हैं, वहीं शुभांशु शुक्ला आपको याद है कि इंडिया के रहने वाले हैं। ये पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो प्राइवेट मिशन के अंडर ISS पर, और 40 सालों के बाद एक और भारतीय एस्ट्रोनॉट्स ISS विजिट कर आ रहा है। वहीं स्वालोज उजनास्की पोलैंड और टिबोर का हंगरी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मिशन का गोल था कि
इस ड्यूरेशन की बात करें तो 14 दिन ISS पर रिसर्च और एजुकेशनल आउटरीच के लिए था ये। वहीं माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना था जिसमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग और इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम का टेस्ट किया गया, और बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस रिसर्च के 60 एक्सपेरिमेंट करने थे। वहीं स्पेस का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या होगा ये भी स्टडीज करना था। फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए AI सॉल्यूशन का डेवलपमेंट। आपको बता दें कि क्रू मेंबर्स के होम कंट्रीज में स्टूडेंट के लिए लाइव इंटरेक्शन और एजुकेशनल इवेंट्स भी था, यानी कि इसके एजुकेशनल आउटरीच को ये दर्शाता है। आपको बता दें कि स्पेस क्राफ्ट में ऑटोनोमस मैनूवरिंग के थ्रू हार्मोनी मॉड्यूल के जेनिथ पोर्ट से कनेक्ट किया। वहीं अगर क्रू को एक्सपेडिशन देखे तो 73 टीम के एस्ट्रोनॉट्स ने उनका वेलकम किया। आपको बता दें कि ये स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस का 4th फुली प्राइवेट मिशन था जो कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट इकोनॉमी के टुवर्ड्स एक नया स्टेप है। वहीं अगर इंडिया के स्पेस रोल को देखें तो शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के गगनयान मिशन 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। वहीं ग्लोबल कोऑपरेशन में USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हाईलाइट करता है। ये स्पेस और हेल्थ साइंस में नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है यह मिशन। आपको बता दें कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सियम 4 मिशन का स्पेस क्राफ्ट कौन सा था, तो आपको बताना है क्रू ड्रैगन, यानी कि ग्रेस उसका नाम था। वहीं शुभांशु शुक्ला से आप पर सवाल निश्चित रूप से बनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये GS पेपर 2 IR में भी बन सकता है, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी इसमें सवाल पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है, स्पेस कॉमर्शियलाइजेशन से संबंधित। तो ये थे इस टॉपिक से पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ आखिरी के करंट अफेयर्स जो ऑनलाइन इसके फॉर्म में आपके सवाल बनते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है 8 अगस्त को न्यू बांग्लादेश डे मनाने का। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार आप पूछा जाएगा जो भी आने वाले सत्र में एग्जाम होंगे। साथ ही साथ 5 जुलाई को नेम किया गया है, अगस्त 5 को नेम किया गया है जुलाई अपराइजिंग डे। अगस्त 5 याद रखिएगा कि अगस्त 5 को नेम किया गया है जुलाई अपराइजिंग डे। वहीं 16 जुलाई को मार्टियर अबू सईद डे मनाया जाएगा। लेकिन आपसे ना ही ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ना ही ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा न्यू बांग्लादेश में बांग्लादेश ने कब डिक्लेयर किया, तो 8 अगस्त को अब न्यू बांग्लादेश डे मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ आपको बता दें वन लाइनर के फॉर्म में कि जो कातारागामा इसाला फेस्टिवल है वो श्रीलंका में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कातारागामा इसाला फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है श्रीलंका में। वहीं ऑपरेशन बिहाली इंडियन आर्मी के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है जम्मू कश्मीर में। बता दें कि ऑपरेशन बिहाली इंडियन आर्मी के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है जम्मू कश्मीर में। वहीं अब शिखर धवन राइटर बन गए हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, जिसको कि पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है या साथ में नाम देकर आपसे पूछा जाएगा किस क्रिकेटर ने ये लिखा है, तो शिखर धवन ने लिखा है। और कहीं अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो आपसे पूछ देगा कि किसने पब्लिश किया है, तो हार्पर कॉलिंस ने इसे पब्लिश किया है। वहीं साथ ही साथ आपको 2 डेट याद रखना है। एक 26 जून के दिन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया गया, जिसमें कि उसका थीम था टॉर्चर ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिर से बता दूं, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी जिसको टॉर्चर किया गया जाता है उसके संबंध में आजकल इंटरनेशनल डे भी मनाया जाने लगा है, जिसकी थीम है टॉर्चर ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वहीं साथ साथ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी 26 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे, जिसकी थीम है ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस ईयर की थीम है। बता दें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी 26 जून को ही मनाया जाता है। वहीं नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन टाइटल जीत लिया है। आपसे अगर हार्ड सवाल पूछना होगा तो पूछ देगा कि ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन टाइटल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो फेंका था, तो 85.29 मीटर। वहीं अमित शाह ने इमरजेंसी डायरी रिलीज की गई है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के दौरान क्या रोल प्ले किया था। वहीं RBI और बैंक ने मिलकर DPIP यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। वहीं अनंत पद्मनाभा टेम्पल
जहाँ पर कि जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। 15वां सेंचुरी का ये टेम्पल है, ये भी बात आप याद रखेंगे। वहाँ पर एक एंटिक लैंप का खोज किया गया है। आपसे एंटिक लैंप के बारे में तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर ये पूछा जा सकता है कि अनंत पद्मनाभा टेम्पल किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक स्टेट में। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक सबमरीन ऑपरेशन के लिए एक पैक्ट साइन हुआ है। साथ ही साथ अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो वुंग ताओ वियतनाम में हुआ है, वहां पर भारत की वुमेन्स टीम ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। वहीं चाइना सेकंड, जो भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और जापान थर्ड पर है, वो भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, तो आपको याद रखना है कुल 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज, यानी टोटल 10 मेडल के साथ इंडियन टीम यहाँ पर टॉप रही। तो ये थे आपके आज के प्रमुख करेंट अफेयर जो कल रात तक की सुर्खियों से बने से। आशा करता हूँ कि आपको सारे करेंट अफेयर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।